नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। सभी जानते हैं कि पीएफआई पर 5 साल के लिए सरकार ने बैन लगा दिया है। ऐसा संगठन जो देश विरोधी गतिविधियों को अपने हवाले किए हुए था, जो देश विरोधी गतिविधियां चलाता था, यहाँ तक कि 2047 में इनका मंसूबा था जब आज़ादी के 100 साल होते तब ये देश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करना चाहते थे। यही संगठन देश में आतंकवादी पैदा करता था, हथियारों की लोगों को ट्रेनिंग देता था, इसके अलावा बम बनाने की ट्रेनिंग देता था, बम विस्फोट की ट्रेनिंग देता था, हथियार बनाने की ट्रेनिंग देता था। इसी संगठन पर पीएफआई पर सरकार द्वारा 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। पर बात यहाँ पर चिंताजनक तब आ जाती है जब यहाँ पर विपक्षी दल सरकार के खिलाफ राजनीति करने के चक्कर में ऐसे बयान देते हैं जो कि चिंताजनक हैं, जिसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां चुप्पी साधे हुए हैं तो कुछ के बयान भी आ रहे हैं। जैसे कि आप तेजस्वी यादव ले लीजिए, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी ले लीजिए, ये कह रहे हैं कि आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए, बजरंग दल पर भी बैन लगना चाहिए। जबकि आप सोचिए कि किसी भी इन दोनों चीज़ों में कोई भी तुलना हो सकती है। आरएसएस हमारा एक सांस्कृतिक संगठन है जिसको 97 साल पूरे होने जा रहे हैं और 2025 में 100 साल भी हो जाएंगे। ये एक ऐसा संघ है जो हमारी संस्कृति को बनाए हुए है। इसके अलावा 3 बैन ये संघ झेल भी चुका है, और वो भी बिना किसी कारण के अपने राजनीतिक मतभेदों के चक्कर में 3 बैन झेल चुका है। सबसे पहले 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, इसके अलावा सन 75 में जब इमरजेंसी लगी थी, और 6 दिसंबर 1992 में जब विवादित ढांचा अयोध्या में गिराया गया था, जिसके बाद भाजपा सरकार गिराई गई थी, और इसके साथ साथ संघ पर भी बैन लग गया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि कांग्रेस के और भी नेता हैं, जैसे कि दिग्विजय सिंह को ले लीजिए। ये एक ऐसे नेता हैं जो पूरी कांग्रेस पार्टी को गिराने की क्षमता रखते हैं। आपको याद होगा 26/11 को जब मुंबई में दंगे हुए थे, हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, उसके बाद इन्होंने एक किताब का विमोचन किया जहां पर इन्होंने भाषणबाजी भी की, और अपने भाषण में इन्होंने कहा कि यह पूरा काम संघ का है, यह पूरा हमला संघ ने करवाया है। जबकि इनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या आपको संघ की परिभाषा भी पता है, क्या आपको पता है संघ क्या काम करता है। इसके अलावा ये राहुल गांधी के भी गुरु माने जाते हैं, और यही सोच इन्होंने राहुल गांधी के अंदर भी भरी है, क्योंकि राहुल गांधी के कभी भी आप बयान देख लीजिए, वो ऐसे ही होते हैं, गुस्से भरे, और इसके अलावा उनमें कोई भी तुक वाली बात नहीं होती, बेतुके बयान होते हैं या बेतुके भाषण होते हैं। तो यही सोच दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के अंदर भी भरी है। वही इसके अलावा बात करें मायावती की, जिनकी राजनीति आज खत्म होने की कगार पर है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें 403 हैं, और इन्हें कितनी मिलती है? सिर्फ और सिर्फ 1, जिनका कोई भी जो है उत्तर प्रदेश के बाहर अस्तित्व नहीं रहा है। वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि हिमाचल और गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए पीएफआई पर बैन लगाया गया है। आपको बता दें कि जबकि गुजरात तो एक ऐसा राज्य है जो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में माना जाने वाले राज्यों में से एक है, और इसमें मुस्लिमों की संख्या बहुत ही कम है। तो यहाँ पर मायावती कहती हैं कि चुनाव की वजह से बीजेपी ने पीएफआई पर बैन लगा दिया है। तो इसके बाद जिस तरह लालू प्रसाद यादव का बयान आया, जो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उन्होंने तो चुप्पी ही साध ली है, जैसे कि उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो, और उन्होंने चुप्पी तो साधी ही है। वहीं उनका समर्थन किन लोगों के साथ रहा है सभी को पता है। जैसे ही वो सत्ता में आए थे साल 2012 में, वैसे ही आतंकवाद के आरोपियों को छुड़ाने की उन्होंने कोशिश भी की थी, और वो कामयाब भी हो जाते अगर हाई कोर्ट उसमें दखल ना देता तो उन्होंने चुप्पी साध ली है। क्योंकि वजह क्या है? वजह उन्हें समझ ही नहीं आ रही है कि जो इस्लामी संगठन है, जैसे कि इमाम संगठन है या पसमानदा मुस्लिम महम संगठन है, ये क्यों बीजेपी का साथ दे रहे हैं और पीएफआई का जो है विरोध कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी सोचते हैं कि अगर पीएफआई इस देश में रहा तो पीएफआई सबसे ऊपर हो जाएगा, पीएफआई ऑल पावरफुल हो जाएगा, और हमारी कोई पूछ ही नहीं रहेगी, हमें कोई पूछेगा ही नहीं, और पीएफआई को ही सब पूछेंगे। तो इसीलिए ये बीजेपी का साथ दे रहे हैं और पीएफआई का विरोध कर रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अब जैसे कि इनकी मंशा समझिए, ये मंशा इसी से समझिए। और अब आगे बात करें विपक्षियों की, कांग्रेस की, तो इनकी भी मंशा समझनी हो तो इसमें भी कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार अभी बने हैं वो जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका अगर एक पुराना वीडियो देखा जाए, बहुत पुराना नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद का ही वीडियो है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मोदी को खुली छूट दे दी गई, मोदी को ज़्यादा ताकत देंगे तो मोदी जो है देश में सनातन सत्ता स्थापित कर देगा। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि सनातन सत्ता से इनका क्या मतलब है। तो यहाँ पर विरोध और किसी चीज़ का नहीं हो रहा, यहाँ पर विरोध हो रहा है सनातनियों का, सनातन धर्म का। यहाँ पर इनकी लड़ाई किसी और चीज़ से नहीं है, सनातन धर्म से लड़ाई है, जिसके लिए ये मोदी जी का विरोध करते हैं। दरअसल ये लोग विरोध कर रहे हैं सनातन धर्म का, जबकि इन्हें विरोध करना चाहिए था उस पीएफआई का जो देश में अराजकता फैलाने का, जिसने सदा काम किया है, देश में अराजकता फैलाई है, देश में हिंसा फैलाई है, इसके अलावा देश में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, हथियारों की लोगों को ट्रेनिंग दी है, हथियार बनाने का काम किया है, बम बनाने का काम किया है, बम विस्फोट कराने का काम किया है। जबकि ये लोग जो है विरोध कर रहे हैं सनातन धर्म को स्थापित करने वाले आरएसएस का। वहीं दूसरी तरफ ये एजेंडा सनातन धर्म के खिलाफ आज से नहीं चल रहा, ये आज़ादी के ही समय से चल रहा है। जिस तरह मुस्लिम पर्सनल वोट का बनना, इसके अलावा वक्फ एक्ट का बनना, इसमें संशोधन होना, जिसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनना, जिसके बाद हम अपनी खुद की मंदिर हैं उनको भी खुद पा नहीं सकते। इसके अलावा बंटवारे के बाद जिस तरह हिंदू पाकिस्तान से जो हिंदू यहाँ पर आए थे भारत देश में, कायदे से उन लोगों को वो ज़मीनें मिलनी चाहिए थी कि जो मुस्लिम यहाँ से छोड़कर चले गए थे, पर नेहरू जी ने इससे साफ इनकार कर दिया कि इस चीज़ को तो छेड़ना भी नहीं है। जबकि पाकिस्तान में यही हुआ, हिंदुओं की ज़मीनों को मुस्लिम समाज के लोगों को दे दिया गया, पर हिंदुस्तान में नेहरू जी ने बिल्कुल इस चीज़ से मना कर दिया। इसके अलावा जिस तरह हमारे धार्मिक स्थलों का मालिकाना हक सरकार रखती है, सरकार चला सकती है, उस तरह सरकार बिल्कुल भी किसी क्रिश्चियन या फिर किसी मुस्लिम के धार्मिक स्थल का जो है मालिकाना हक नहीं ले सकती, उनको नहीं चला सकती। इसके अलावा पीएफआई के बैन होने से जो देश का इस्लामीकरण होना था, वो उसका जो प्रोजेक्ट था इन लोगों का, वो कम से कम 50 साल पीछे चला गया है। बहुत दूर की बात है कि फिर से कोई ऐसी ही संस्था खड़ी हो जिसके बाद इसमें प्लानिंग की जाए, लोग जुड़े, उसके बाद ये चीज़ें की जाए। अब जो अटल जी की सरकार के साथ सरकार द्वारा बैन किया गया था सीबीसी में, उसमें जो गलतियां हुई थी उनका संशोधन करके अब पीएफआई पर बैन लगाया गया है। पहले सिर्फ इस पर बैन लगा दिया गया था, उन लोगों को नहीं रोका गया था जो दूसरे संगठन में जाकर मिल गया और इसके बाद ही पीएफआई खड़ा हुआ। पर आज पीएफआई पर तो बैन लगा ही है, उसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं उन पर भी बैन लग गया है। व्यक्तिगत रूप से जो लोग इसका साथ दे रहे थे उन पर भी बैन लग गया है, वो किसी और संगठन के साथ नहीं जुड़ सकते। इस तरह की जो पूरे काम किया गया है, इसकी प्लानिंग पहले से ही कहीं ना कहीं की गई है, कई महीनों की नहीं बल्कि कई सालों की ये पूरी प्लानिंग है जो मोदी जी द्वारा की गई है, जिसके बाद पीएफआई पर अब बैन लगाया गया है। जिसके बाद अब ये जो पूरी तैयारी के साथ किया गया है, ये जो प्रोजेक्ट है इसको बहुत पीछे धकेल दिया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।